इसहाक डार की वापसी की खबरें, क्या रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल संगीन इल्जामात की जद में। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस, एफआईए तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, इसहाक डार साहब साबिक वजीर खजाना की वापसी की मुमकिन वापसी की खबरें इस वक्त जेर गर्दिश, और आज उनके वारंट्स के हवाले से भी एक डेवलपमेंट है। मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए आपको बताता चलूँ, इसहाक डार साहब कुछ दिन कबल ये कह रहे थे कि 170-180 पर वो समझते हैं कि जो रुपा और डॉलर की पैरिटी है इसको होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त की हुकूमत यरगमाल हो चुकी है ऐसी माफिया के हाथों जो कि दरअसल जो है अरबों खरबों रुपए बना रही है इस पूरी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के साथ। मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके दौरे हुकूमत या उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हुए यहाँ पर हमने देखा कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी डॉलर में हुई, और इस पूरी सूरत हाल से आलमी सतह पर जो अजनासी कीमतों में इजाफा या जो भी हो रहा था वो तो था ही, लेकिन यहाँ नून लीग का ग्राफ बहुत नीचे आया। अगर ये फैसला हुआ है तो बर वक्त है और दुरुस्त भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा इकोनॉमिकली बात करते हैं। मैं आपको 2013 में लेके चलता हूं, जब जून 2013 में इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे, नून लीग की हुकूमत थी। दिसंबर 2013 में डॉलर अपना मार्क यानी साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती हद थी वो अबूर करते हुए 100 से ऊपर चला गया था, 108 तक चला गया था। उस वक्त के शेख रशीद अहमद साहब आए और उन्होंने आके कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि अगर इसहाक डार या हुकूमत इसको 98 पे या 90 पे लेकर आए, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं रुकनियत असेंबली की छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। शेख रशीद साहब ने चैलेंज दिया था इसहाक डार साहब को। मैं आपको सिर्फ याद दहानी बता रहा हूं कि जब 108 दिसंबर 2013 में था, शेख रशीद साहब ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस, उनका एक क्लिप देखते हैं। लेट्स हियर दिस। मैं रिजाइन दे दूंगा, 98 ले आए, असेंबली की निशिस्त छोड़ दूंगा। अच्छा, मेरा वादा है आपसे। क्या बातें कर रहे हैं आप? 105 लाल वैली के सामने डॉलर बिकते हैं, सामने ननकारी बाजार में। मार्च 2013 में दोबारा हमने देखा कि डॉलर 98 पे आता हुआ, मार्च 2014 में दोबारा 98 पे आता हुआ। यानी ये उस दौर की बात है जब नून लीग की हुकूमत आई थी यहाँ पर, और हमने देखा था कुछ ही दिनों बाद डॉलर में स्पाइक हुआ, फौरन कंट्रोल किया गया, और मार्च एग्जैक्टली 3 या 4 माह बाद उन्होंने डॉलर को कंट्रोल किया। डॉलर दोबारा 98 पर आया। फिर उन्होंने ये कहा इसहाक डार साहब ने कि शेख रशीद साहब घबराए नहीं, उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज एक और चैलेंज है उनके सामने, जब वो खुद कह रहे हैं कि 170-180 की रेंज में वो देखते हैं, तो ये जो आज 240 के आसपास हमें डॉलर नजर आ रहा है, तो क्या इसहाक डार साहब वापस आकर इसको दोबारा 170-180 पर ला सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात होगी मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी हमने इस प्रोग्राम में मदऊ किया कि वो आए, आके मेरा मौक़िफ़ दें। उनके बारे में कुछ संगीन नौयत के इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लगा रहे हैं। वो इल्ज़ामात आखिरकार हैं क्या, वो कितने संगीन हैं, उनकी नौयत क्या है, क्या वाकई में कोई नैब इन्वेस्टिगेशन भी थी उनके ऊपर? ये बड़े अहम सवाल हैं जो इस प्रोग्राम में उठाएंगे। साथ साथ आपको आज इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, एफआईए की तहकीकात कहां तक पहुंची है। खास तौर पे रिसेंटली सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से दी गई 1-2 स्टेटमेंट्स अहम ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, उन स्टेटमेंट्स पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर साहब का मौक़िफ़ भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मजमूई तौर पर गुफ्तगू आज पाक रुपी पैरिटी पर रहेगी, और हम आपको बताएंगे पाक रुपी और डॉलर पैरिटी पर रहेगी कि आखिरकार कब जाकर पाकिस्तानी रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा, और क्या इसहाक डार साहब की वापसी ये मुमकिन बना सकेगी या नहीं। सारी सूरत हाल बात होगी, कुछ पॉलिसी मैटर्स पर भी, और साथ साथ मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस पर भी आज के प्रोग्राम में होगी गुफ्तगू। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे वापस, और इन सारी बातों को अली जैदी साहब के साथ स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, और अली जैदी साहब से पूछेंगे कि उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए मिफ्ता इस्माइल साहब पर, क्यों लगाए हैं, उन इल्ज़ामात की नौयत क्या है, और उनके पीछे क्या उनके पास ठोस शवाहिद हैं उनके हाथ में या नहीं। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम और संगीन नौयत के जो इल्जामात अली जैदी साहब की तरफ से सामने आए, मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से अहम सवाल आते हैं। नाज़रीन, फाइनेंस मिनिस्ट्री वैसे ही अगर मिफ्ता इस्माइल साहब के आप देखें तो विद इन PML रैंक्स उन पर सवाल उठना शुरू हो गए। एक दिन कबल नून लीग के अपने MNA जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, ना कि बाहर से किसी लाए हुए शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल में जब डॉलर का एक वाइल्ड फ्लक्चुएशंस, ऐसी उतार चढ़ाव जिसको लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तारीख में नहीं देखा, अगर जितने एक्सपर्ट से हमने बात की वो कहते हैं कि हमने नहीं देखा कि वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हुई हो, स्पेकुलेशन का, सट्टेबाजी का, तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं। इस दौरान अली जैदी साहब कुछ अहम और संगीन बातें कर रहे हैं। अली जैदी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। और इससे पहले से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं बता चलूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब को हमने रब्ता भी किया है और दिस प्लेटफॉर्म इज़ अवेलेबल। हम उनके खिलाफ हरगिज़ नहीं बात कर रहे। जो वो बात अली जैदी साहब कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो आएँ और इन बातों का हमारे प्रोग्राम में जवाब दें आके। दिस फोरम इज़ अवेलेबल फॉर हिम। अली जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जैसे साहब, ये थोड़ा बयान फरमाएं, ये तो बड़े सीरियस, अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस FMU रिपोर्ट की हैं, ये किस नौयत की ट्रांजैक्शंस हैं, आपके इल्म में कैसे आई हैं, कब हुई, क्या इनका माजरा है? जैसे साहब देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जिसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक और है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। डेटा मेरे पास सारा आ चुका है और ये मैं जब वजीर था उस वक्त से आ गया था, हमें पता था चीजों को, लेकिन हमने कभी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनके अंदर हमने कोई मुदाखलत नहीं की और हमने उनको कहा कि वो अपना काम खुद करें। अब जो मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसकी जरा सा जल्दी से अगर मैं आपको बता दूं, ये हजरत इन्होंने एक बैंक अकाउंट खोला, 2 बैंक अकाउंट खोले, एक बैंक अल-फलाह में, एक हैबी मेट्रोपॉलिटन बैंक में। बैंक अल-फलाह का जो उन दोनों के अकाउंट नंबर मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए जी जी। उस बैंक अकाउंट में इन्होंने 2013 और 2018 के बीच में 1 अरब 30 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में वायर ट्रांसफर यानी कि TT की सूरत में आया। और ये भेजे किसने? ये एक शख्स है मोहम्मद M इस्माइल, जो उनके शायद भाई हैं, और फरजाना मोहम्मद जो शायद उनकी बीवी है या भाभी है इनकी। उन्होंने ये मिफ्ता साहब के अकाउंट में पैसे भेजे। जब ये वायर ट्रांसफर इतने बड़े बड़े आए, अच्छा, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स मिफ्ता साहब ने वक्तन ट्रांसफर कर दिए इस्माइल इंडस्ट्रीज के अकाउंट में। जब ये पैसे आना शुरू हुए तो जो स्टेट बैंक ऑफ के अंदर जो एक FMU होता है, जैसे कहते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, उसको ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस लगे तो उन्होंने एक STR रिपोर्ट जनरेट होती है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, उन्होंने वो जनरेट की और ये जनरेट करके उन पर इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस NAB में भेज दिया। अब ये जो NAB के जो अच्छा, इस बात का भी आप ख्याल रखिए कि इस दौरान मिफ्ता साहब खुद SSGC जो कि स्वी सदर्न गैस कंपनी, उसके बोर्ड के चेयरमैन थे और उनके भाई जो थे वो पोर्ट कासिम के बोर्ड के ऊपर बैठा करते थे। तो ये जो उन्होंने ये उस जमाने में ये सारा कुछ हुआ। और ये भी याद रखिए कि उस वक्त हुकूमत भी 13 से 18 तक यही नून लीग लोगों की थी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये, और आपने अच्छा किया आपने अपने शो में कह दिया कि मिफ्ता साहब को बुलाया और वो जवाब दें। इन्होंने जो अब ये कानून चेंज किया है और NAB से ये हटा के ये सारा का सारा आप FIA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक वो कहते हैं अंग्रेजी में, क्राइम नेवर डाइज टिल द कोर्ट्स गिव ए वर्डिक्ट, यानी कि जुर्म मरता नहीं है या खत्म नहीं होता जब तक के कोर्ट वर्डिक्ट देते, या फेवर में या अगेंस्ट। अब ये कानून जब चेंज करने लगे हैं पूरा का पूरा और अपने आप को बचाने के लिए कानून चेंज करने लगे हैं, इस पे बड़ा सस्पेशन क्वेश्चन मार्क है। आप ये भी याद रखिए कि इनकी हुकूमत के 4 महीने तक इनके पास स्टेट बैंक का कोई गवर्नर नहीं लग रहा था। अभी उन्होंने एक डिप्टी गवर्नर को गवर्नर बना दिया। आप सिर्फ देख लीजिएगा कि उनके ऊपर भी आप जरा कोई प्रोग्राम वगैरह करके उनको बुला लें। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी तबाह हुई हुई है और इस तरह का जो ये इनकी जो जिस तरह की ये चला रहे हैं हुकूमत, हमारा बेड़ा गर्क होने लगा है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक और भी इनके ऊपर है जो अफगानिस्तान से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, वो भी मैं आपके सामने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में। अली साहब, आप खुद हुकूमत में रहे 4 साल, आप कह रहे हैं कि एक केस जो आप ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं वो नैब में है। जब आप खुद हुकूमत में रहे और आपको पता था ये इल्जामात हैं, तो उस वक्त इसको परसू क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाली चीज भी नैब में है, या उसको फिर आप नैब या किसी और अथॉरिटी ले जाने का इरादा रखते हैं? क्या उस पर भी कोई एक्शन होगा, या सिर्फ आप बयान देंगे, या आगे इस मामले को मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे? देखें, असल में इशू क्या है, मैं कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मैं कई दफा टीवी शोज में ये कह चुका हूं कि मिफ्ता साहब मेरे पे डिफेमेशन का लॉ सूट करें, यानी कि मुझ पे केस करें कि जी मैं उनके खिलाफ झूठ बोल रहा हूं, ताकि मैं कोर्ट में जाके ये सारे सबूत रख सकूं। मैं अगर इनको करूंगा ना, क्योंकि इनकी हुकूमत है, नैब के कानून ये चेंज कर रहे हैं, एफआईए ने इनको वो कर दिया, यानी कि एफआईए भी फेडरल हुकूमत के अंदर होती है, वो भी इनके हाथ में है, तो ये घुमा लेंगे बात को, इधर उधर ले जाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुद इनसे कह रहा हूं कि मुझे कोर्ट में ले जाएं और बताएं कि जी अली जैदी झूठ बोल रहे हैं, ताकि मैं एविडेंस रख दूं कोर्ट में। जब मैं कोर्ट में एविडेंस रख दूंगा, फिर कोर्ट फैसला करेगी कि करना क्या है। बिकॉज जिस तरह की ये सिस्टम चल रहा है, इस तरह मुल्क आगे नहीं चलते। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक तारीखी मैं करने लगा हूं, ये तारीख में कई दफा हुआ है कि जब, और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की, जब बदउनवानी या करप्शन माशरे का एक ग्रो होता है, जब वो कंट्रोल कर लेता है किसी भी माशरे को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी मुल्क को, वो जिंदगी का रास्ता बन जाती है उनके लिए। तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने ऐसे कानूनी निजाम में ऐसे तश्कील लेते हैं कि वो बदउनवानी और करप्शन की इजाजत मिल जाती है, और फिर वो सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि जो इखलाकी ज़ाब्ता जो होता है ना, वो भी एक ज़ाब्ता जन्म लेता है जो कि बदउनवानी को बुरा ही नहीं समझता है, यानी कि तारीफ करता है। आप देखें ना, आज पाकिस्तान में हालात क्या है। पाकिस्तान में हालात ये हैं कि अगर कोई तगड़ा पावरफुल आदमी है और आप कराची शहर में रहते हैं और वो बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है और पीछे उसके बगैर यूनिफॉर्म के मुश्तंडे बड़े बड़े बंदूकें लेके गार्ड कर रहे हैं, वो माशरे के अंदर उसको बुरा नहीं समझा जाता। ये कोई हम बनाना रिपब्लिक बन गए, कोई ड्रग माफियाज हैं, ये क्या लोग हैं, पीछे गार्ड के ऊपर गार्ड जा रहे हैं वो। अच्छा, उनके लिए ना कानून है, ना वो उनको बत्ती की फिक्र है, ना पुलिस उनको रोकती है, ना उनसे कोई सवाल जवाब हो सकता है। अच्छा जी, पता चले वो है क्या, या तो चलो जी कोई फेडरल मिनिस्टर हो तो उनके पास एक ऑफिशियली उनको कोई एक सिक्योरिटी डिटेल की भी हो, या कोई ऑफिशियल किसी की जिंदगी खतरे में हो। ये तो दुश्मनियां हैं या जो भी है, या शो ऑफ है, सारा कुछ है। वो ऐसे पूरे शहर में, पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जो कि एक बहुत ही माशरे के लिए एक बुरा इमेज जाता है। आपके पास अरिजा साहब, ये क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स थे, आपके पास सब चीजें थी, तो इस दौरान क्योंकि आपने खुद भी, आप कह रहे हैं ना कि आपने कई बार उनको बोला कि वो जवाब दें इसको, या आपको कोर्ट पे लेके जाएं, यानी वेरिफिकेशन आपने खुद की, उसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब आपको इस बारे में नहीं मिला, आप जितनी बार भी आपने कोशिश की? तो नहीं जी, नहीं, आज तक उन्होंने कोई इस बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजों की आसान मिसाल देता हूँ, आसान अल्फाज में, ताकि सारे सुनने वाले समझ सकें। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अब तक, ठीक हो गया सर? अब तक के एक सीईओ है, चेयरमैन है, या मालिकान जो भी हैं, उन्होंने एक सीएफओ रखा हुआ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या एक फाइनेंशियल जो उनका चीफ अकाउंटेंट, या जो भी जो सारी बुक्स देखता है। अगर वो 2 नंबरी करना शुरू कर दे, थोड़ी बहुत इधर उधर परचेज डिपार्टमेंट के साथ मिलके, सबके साथ जो भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है किसी के साथ मिलके, जब तक पता चलेगा ना आपके कंपनी के सीईओ और मालिकान को, वो बड़ी देर हो चुकी होगी उस वक्त तक, क्योंकि वो इतने स्मार्टली करते हैं। तो जब भी आप किसी भी पोजीशन पे, किसी जाती कंपनी में, यानी कि आप अपनी जाती कंपनी में भी किसी को रखते हैं किसी की पोजीशन पे, डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन पे, तो आप पहली चीज क्या देखते हैं? पहली चीज आप देखते हैं कि उसकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी कैसी है। एग्जैक्टली। बहुत स्मार्ट हो, बहुत मेहनती हो, और बहुत अक्लमंद हो, सारा कुछ हो, लेकिन अगर उस शख्स की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर सवाली निशान है, कोई अपनी कंपनी में भी उसको नौकरी नहीं देता। अब आप सोचें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, समझे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें भी आप एक 2 नंबर रख लें आदमी। क्या यहाँ पे ये नहीं होता रहा कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के,
जो स्टेट का पैसा जिनमें लगा हुआ है, यानी कि अवाम के टैक्स का पैसा, अवाम का पैसा लगा हुआ है, उस पर गुजरा आए, उन्होंने सरकारी भर्तियां की, उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की, उन्होंने गलत लोगों को रखा, उन्होंने जहाज महंगे खरीद लिए, उन्होंने फ्यूल महंगा खरीद लिया, उन्होंने गलत बदगुमानियां की जिससे नुकसान हो गया अदारे का और वो खुद बहुत अमीर हो गए। यही है कॉन्सेप्ट इस मुल्क में। जब आपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं उनके ऊपर खुद मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है अरबों रुपए का, वो मकसूद चपरासी और पता नहीं कितने चार्ज लगे हुए, वो भी क्योंकि उनका अपना पैसा तो नहीं है, अवाम का टैक्स का पैसा है, उनको कोई दर्द ही नहीं है इसके लिए। वो जब खुद ऐसा होगा और उसके नीचे उसका फाइनेंस मिनिस्टर जो कोई चीफ अकाउंटेंट है पाकिस्तान का, वो भी ऐसे ही मनी लॉन्ड्रर होगा, बाकी वुज़रा भी 70% जो है वो करप्शन के ऊपर बिलों पे बाहर होंगे, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? तो हालात फिर जो जिस तरफ जा रहे हैं वही होंगे। दूसरी बात, ये जो आपने बात की करप्शन की, सॉरी ये डॉलर के या पैसे की स्टेबलाइजेशन की और जो डिवैल्यू हो रहा है, ये तो मेरी नजर में एक बड़ा सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को एक बड़े मैसिव नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ना, एक्सपोर्टर है हमारे मुल्क में सरमाए लेके आते हैं, बड़े एक्सपोर्टर है, बड़ा सरमाए लेकिन एक बड़ा सा सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक्सपोर्टर अपना सारा पैसा तो नहीं लेके आते, ये भी स्पेकुलेशन पे खेलते हैं। Exactly. हमारे दोस्त हैं, क्योंकि वो सिस्टम अलाउ कर रहा है उनको कि जी पैसा भी नहीं लेके आना, अभी और डिवैल्यूएशन होगी, 50,000 डॉलर आना है तो अभी जरा और डिवैल्यूएशन होगी तो 50,000 डॉलर के जो पैसे मिल रहे हैं वो थोड़े 6 दिन बाद आएंगे तो और ज्यादा हमें रुपए मिल जाएंगे। लेकिन हमारे मुल्क का तो उसमें कॉन्स्टेंटली नुकसान हो रहा है ना। मैं एक बड़ी डिटेल में एक अभी रिसर्च स्टडी में इस वीकेंड पे और मंडे ट्यूसडे को करूंगा, मिफ्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब करूंगा ये वाली दूसरी वाली, मैंने ये IMF की में जो पूरी रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर बनाई है, मैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि मैं बड़े केयरफुली पढ़ रहा हूँ, मेरे रिसर्च के कुछ लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं जो फाइनेंशियल इकोनॉमीज और एनालिस्ट वो समझते हैं, उसमें 2-3 बहुत, जो मैं आपको बहुत पते की और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, या आप जरा खान साहब जरा गौर से सुफियान समझना। शब्बर जैदी जो कि इस मुल्क में काफी आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट्स को बड़े वो अकाउंटेंट है, वो ये मैं उन्हीं की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने एक इत्तेफाक से सामने पढ़ी है, उन्होंने लिखा है एन अकाउंटेंट्स व्यू ऑफ पाकिस्तान कैश पोजीशन। इसमें उन्होंने IMF की कुछ फिगर्स लिखे हैं और मैंने 2 ग्रीन हाईलाइट किए मैं, ये मैं आज आपको नहीं बताता क्योंकि मुझे इस पर रिसर्च करने दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसमें इतने बड़े 2 सवालिया निशान इस रिपोर्ट में IMF के हैं कि मैं 2-3 बहुत बड़े अकाउंटेंट जो फाइनेंस गुरुज हैं उनसे मैंने पूछा, पाकिस्तानी, जिनका मुझे ने कहा कि जरा मुझे ये समझा दें, दे कुड नॉट एक्सप्लेन टू मी कि ये इतना बड़ा गैप कैसे, और ये छोटे गैप की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा गैप है। तो ये इस तरह के जब लोग बैठ के ये इस तरह के काम करते हैं, जब नेगोशिएट करते हैं इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में बैठ के, ये फिर अपने फायदे की बात करते हैं, ये मुल्क का नहीं सोचते, इनकी इंटरेस्ट पहले अपना होता है, इसीलिए मुल्क का ये हाल है। आज भी आपको मैं बताऊं, इतनी चीजें इमीडिएट स्टेप्स लेके ठीक हो सकती हैं, 1-1, 2-2 SRO की मार है, क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्टर साहब 3.5 साल गुजार चुका हूं, तो मुझे सिस्टम की समझ आ गई है कि किस तरह होता है। 1-1, 2-2 SRO के अंदर गेम चेंज होती है और 1-1, 2-2 SRO की ये मार होती है। और मैं जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सुफियान, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, जो मैं सवाल और जो एक सोल्यूशन दूंगा उससे बड़े लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन उसका नेमो बदल आपको कोई और दे नहीं सकता, क्योंकि बड़ा बेसिक सिंपल सोल्यूशन है कम से कम ये डॉलर स्टेबलाइजेशन करने का, लेकिन ये होने नहीं देंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने बहुत अहम सवालात उठा दिए हैं, बड़ी अहम, और जो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अहम एलिगेशन सामने आई फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, अली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर भी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में नाज़रीन अब कुछ बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होने वाले, जो चलने वाले फॉरेन फंडिंग केस की। इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से FIA की तहकीकात में क्या पेशरफ्त है और रिसेंटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोहलत मिली है, इस पर गुफ्तगू करने से पहले हमने देखा कि सदर आरिफ अलवी साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया।
उस इंटरव्यू में उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि किस तरह से अमेरिका में कंपनी जस्टिफाइड था, लेकिन साथ साथ असद कैसर साहब के बारे में उन्होंने एक बात की थी। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा असद कैसर साहब के बारे में कि क्यों अकाउंट उन्होंने खोला था और अकाउंट खोलने का उन्हें किसने कहा था असद कैसर साहब को। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। असद कैसर साहब सदर थे सूबे केपी के, तो उनको हमने कहा कि भाई बाबर भी इन्वॉल्व थे इस सब में। नहीं, इसमें सब इसमें इनका कोई हिस्सा नहीं, इनका कोई हिस्सा नहीं। ओके। तो असद कैसर साहब को हम कैश में भेजते थे, दफ्तर के पैसे, ओके, किराया, ठीक, और लोगों की तनख्वाहें। ठीक। मैंने कहा कि जब तक अकाउंट नहीं खोलोगे अब तुम्हें पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि वी वांटेड एवरीथिंग इन अकाउंट्स। छोटे पैसे जमा करने वाली पार्टी यार, ठीक, जो 40,000 50,000 लोगों का हिसाब दे सके तो बड़ी बात है। तो वो उनके ऊपर भी FIR कटा हुआ है कि तुमने अकाउंट क्यों खोला। नाज़रीन, इसके बिल्कुल बरक्स अगर आप स्क्रूटनी कमेटी की जो उस पर ऑब्जेक्शंस पैरावाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराए, उस रिपोर्ट में देखते हैं तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि असद कैसर साहब और उनके साथ 3 लोगों का नाम और जिसमें शाह फरमान का नाम भी है कि इन्होंने जो अकाउंट्स खोले दे वर नॉट ऑथराइज्ड टू ओपन दीज अकाउंट्स। इन डॉक्यूमेंट से वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय द PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट टू ओपन दीज अकाउंट्स। अब यहाँ पर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान कहते हैं कि इन्होंने कहा कि आप अकाउंट खोलें, दूसरी तरफ इस जवाब के अंदर ये कहा गया कि इनको ऑथराइजेशन ही नहीं थी अकाउंट खोलने की। मैं इस पे मजीद बात करूं उससे पहले आरिफ अलवी साहब ने ओवरऑल जो फॉरेन फंडिंग थी की जरूरत क्यों थी, बाहर LLC कंपनी खोलने क्यों थी, क्या कहा उन्होंने। लेट्स हियर दिस आल्सो। मैंने वो पार्टी बनाई इमरान खान साहब के साथ मिलकर, जिसके अंदर मेरे दोस्त कहते थे कि कोई पैसा कैश नहीं चलेगा, सब अकाउंट्स में जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट। जब सब मेरे पीछे, हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे कि अकाउंट खोलो, पैसा अकाउंट में डालो। ओके, अच्छा, एंड वी डिड दैट। फिर जब बाहर से पैसा आने लगा तो हमने कहा यार बाहर से भी हमें वहीं पर, यानी जो टूल्स है ना पैसा ट्रांसफर करने के, मिसाल के तौर पर आप ये कहें जी बैंक के जरिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, अरे टूल ही कोई नहीं है यार बैंक के अलावा। तो मेरे साथ अकबर बाबर साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकून। अकबर बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असद कैसर साहब का माजरा ये तो बड़ा सामने तजाद आ रहा है। जो रिपोर्ट स्क्रूटनी कमेटी के में कुछ वाज़ेह तौर पे लिखा है कि ऑथराइज नहीं थे। आरिफ अलवी साहब यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अकाउंट खोलो वरना पैसे नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है अकबर बाबर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अफसोस हुआ मुझे आरिफ अलवी का ये बयान सुन के जो अभी आपने चलाया। उसकी वजह ये कि उनको कम से कम इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि वो किस ओहदे पे हैं। अभी वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है PTI के, अभी जिस ओहदे पे हैं वो किसी जमात से, वो एपॉलिटिकल हैं। और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अभी तक वो ज़हनी तौर पे ग्रेजुएट नहीं कर सके फ्रॉम अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ पार्टी टू द पोजीशन दैट ही होल्ड्स टुडे। क्योंकि जब ये कहते हैं इन्होंने मतलब तजाद पे तजाद, और ये बात अब छुप सकती नहीं है क्योंकि तमाम रिकॉर्ड सामने आ चुका है। जब ये कहते हैं कि जी मैंने असद कैसर को कहा कि अकाउंट्स खोलें, तो फिर वो अकाउंट इलेक्शन कमीशन जब स्क्रूटनी की तो 14 मार्च को इमरान खान ने तहरीरी तौर पे एक जवाब जमा कराया है जिसमें उन्होंने 11 अकाउंट्स और उन 11 अकाउंट्स को ऑपरेट करने वालों के नाम लिखे, और उन्होंने कहा कि इन अकाउंट्स का हमें तो इल्म ही नहीं था। ये हमारे सामने तो उस वक्त आए जब स्टेट बैंक के ज़रिए 2018 में ये रिकॉर्ड आया सामने, और हम इन अकाउंट्स को डिसोन करते हैं। इन अकाउंट्स में जितने भी पैसे हैं, बाय द वे वो चंद हज़ार रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है, और उसमें जो भी डोनेशंस आई हैं पाकिस्तान से या बाहर मुल्क से, हम उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। तो अब एक तरफ पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जो उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे जब ये जवाब जमा कराया था, और डॉक्टर आरिफ अलवी और असद कैसर, ये 3 मुख्तलिफ और मुतज़ाद बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब इस पे अब इंक्वायरी हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑथराइज थे, चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहे हैं कि ऑथराइज नहीं थे, ये बेनामी अकाउंट्स थे। और जब आप बेनामी अकाउंट्स उसको डिक्लेयर करते हैं, फेक अकाउंट्स या बेनामी, अननोन अकाउंट्स बेनामी होता है, तो फिर उसकी तहकीकात होती है। तो PTI के तकरीबन 30+ टॉप लीडरशिप को इमरान खान ने खुद कहा कि ये फेक, बेनामी या अननोन अकाउंट्स ऑपरेट करते थे, जिसकी अब तहकीकात हो रही है। ये निशानदेही मैंने नहीं की, ये इमरान खान ने खुद की है। तो अब डॉक्टर अलवी जब ये बात करते हैं कि मैंने उनको कहा था,
अगर आपने उनको, और हम कैश में बिलीव नहीं करते थे, तो फिर 2 अकाउंट्स जो सिविक सेंटर और दूसरा अकाउंट हबीब बैंक के जो थे इस्लामाबाद में, जो कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन जाहिर नहीं किए गए, उसमें इमरान खान पर्सनली कैश 40-40 लाख के 2 उन्होंने अमाउंट्स विड्रॉ की। सेक्रेटरी जनरल ने पीटीआई कराची में एक अकाउंट खोला सेक्रेटरी जनरल के नाम से, पीटीआई सेक्रेटरी जनरल, वो अभी जाहिर हुआ है, वो अभी तक वो भी सीक्रेट रखा गया था। तो और फिर सबसे बड़ी बात, ये जो दावा करते हैं कि ये और जो गुमराह करते हैं, देखिए जिस ओहदे पे मैं इसलिए उनको ज़्यादा तनकीद उसको मैं करता नहीं था, लेकिन अब चूंकि वो एक ऐसी पोस्ट पे बैठ के लोगों को अगर गुमराह करेंगे तो मैं फैक्ट्स तो सामने लाऊंगा। ये कहते हैं जी हमने बड़े मुश्किल से पाकिस्तानियों से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, और भाई आप पाकिस्तानियों को कोई भी रोक नहीं सकता, किसी भी सियासी जमात की जितनी मर्जी वो फंडिंग करे। बात पाकिस्तानी शहरियों की फंडिंग की नहीं हो रही, बात हो रही है कि गैर कानूनी तौर पे आपने कंपनियां रजिस्टर की, उन कंपनियों में गैर मुल्कियों ने पैसे डाले और वो पैसा जब पाकिस्तान आया वो गैर कानूनी हो गया। जब आपने अबराज का, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स स्टोरी, जिसको अभी तक इन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया, 1.3 मिलियन डॉलर्स अबराज के आए वूटन के जरिए, 2 मिलियन डॉलर शेख नायान ने दिए जो मुख्तलिफ जराए से आए। अब वो मुख्तलिफ जराए भी क्योंकि तहकीकात हो रही हैं तो वो भी सामने आ गए कि वूटन से एक तो 2.1 मिलियन डॉलर्स डायरेक्ट पीटीआई के अकाउंट्स में आइडेंटिफाइड हैं, तो ये पाकिस्तानियों का पैसा तो नहीं है जब वो कहते हैं इसमें अबराज का पैसा है। फिर उसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों के जरिए बैंक अकाउंट्स खोले। एक अकाउंट जो केएसबी का जाहिर हुआ है, जो अभी तक वो रिवील नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कहते हैं कि केएसबी जम हो गया बैंक ऑफ इस्लामी में और वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, इसलिए अभी तक उन्होंने नहीं दिया। अब जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, सिर्फ एक अकाउंट जो इमरान खान के करीबी दोस्त चलाते थे उसमें 78 करोड़ रुपीस आए और गए, इलेक्शन फंड के नाम पे, पीटीआई के नाम पे अकाउंट खोला था। एक $625,000 वूटन ऑफशोर कंपनी केमन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, उसका पैसा आया डायरेक्टली इमरान खान के दोस्त ने एक ट्रस्ट रजिस्टर की जिसका नाम था इंसाफ ट्रस्ट। 4-5 उनके करीबी दोस्त उसको ऑपरेट करते थे। उस अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन है $6,25,000, फिर वो रुपये अकाउंट में जाता है और 2 कंपनियों को वो पैसा जाता है, 36 मिलियन और 25 मिलियन के 2 कम्युनिकेशन कंपनी, यानी जो मीडिया कैंपेन पीटीआई की कर रहे थे 2013 के इलेक्शन में, वो फॉरेन फंडेड थे, इनका मीडिया कैंपेन भी फॉरेन फंडेड था। और आखिर में $5,75,000 वूटन से आए इमरान खान के दोस्त के जाती अकाउंट में, वहां से वो गया पीटीआई के अकाउंट में, सारी मनी ट्रेल डॉक्यूमेंटेड है। तो भाई आप किसको गुमराह कर रहे हैं? यहां बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बड़े पैमाने पे गैर मुल्कियों ने की है, गैर मुल्की कंपनियों ने की है और ऑफशोर कंपनियों ने की है। हम पाकिस्तानियों की तो बात ही नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाह, पाकिस्तानी जितने भी हैं, जो भी हैं, जहां भी इंडिविजुअल हैसियत में वो जो चाहे जिस किसी सियासी जमात को, लेकिन अकबर साहब ये बताएं, जापान से अब मजीद मोहलत मिली है इनको। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, आपने देखा उस पर फर्द जो मायद नहीं हुई, इससे पहले दहशतगर्दी की दफात हट गई, ये अभी मजीद मोहलत 6 हफ्ते की मिली है, आप परसू कर रहे हैं तो सालों से। अब आपको उम्मीद है, लगता है कि ये मामला, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा जब रिपोर्ट आई थी सामने इलेक्शन कमीशन की, तो शायद मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईए को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन में अभी मजीद वक्त मांग रहे हैं, ये मामला अभी तो नहीं कहीं सालों खींचेगा बाबर साहब? नहीं, अभी मैंने पहले भी कहा था, मेरा ख्याल है अभी ये चंद हफ्तों की या ज़्यादा से ज़्यादा चंद महीने जो हैं इसमें शायद लगे, क्योंकि अब ये केस एक अगले मरहले में चला गया है। अब आप समझिए, आसान ज़बान में जो इल्ज़ामात थे वो साबित हो चुके हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग होनी थी वो हो चुकी है। आप ये समझिए कि उन पे इल्ज़ामात, अब वो इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, सज़ा देना बाकी है, क्योंकि दरमियान में एक कानूनी रुकावट थी, वो ये थी कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर कहता है कि इससे पहले कि आप सज़ा दें जो उन्होंने गैर कानूनी काम किए हैं, मसलन मिस डिक्लेरेशन की है इमरान खान ने 5 साल, उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स दिए इलेक्शन कमीशन को वो गलत दें, गलत बयानी पे हैं, उसकी ज़ाहिर सज़ा होनी चाहिए। ये मजाक तो नहीं है कि आप एक आईनी इदारे के सामने हर साल गलत बयानी करें और आपको सज़ा ना मिले। फिर जो गैर कानूनी फंडिंग हुई है वो तमाम पैसा जो है वो जब्त होता है। फिर जो लोग इस फंडिंग में मैनेज करते थे, इन्वॉल्व होते थे,
फाइनेंशियल बोर्ड के जो थे, जो वर्डिक्ट आया इलेक्शन कमीशन का, उसमें बारहा लिखा गया दानिस्ता तौर पे छुपाया गया, दानिस्ता तौर पे ये चीज बार बार कोशिश के बावजूद जाहिर नहीं की गई, फिर ये रिकॉर्ड जाहिर हुआ। तो ये विलफुल, जो लफ्ज है विलफुल। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अब ये इस मामले में अपनी राय देना शुरू कर दी है, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी, जब उन्होंने 2 इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे नॉमिनेट किए थे जो कि रिजेक्ट हो गए क्योंकि गैर कानूनी तरीक़ेकार किया था, ये सरदार रजा के ज़माने की बात कर रहा हूँ जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ही शुड हैव रिजाइन्ड राइट देयर एंड देन। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया जो रिजेक्ट हो गया, ही शुड हैव रिजाइन्ड देन। जब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग फ्रॉड को डॉक्यूमेंट करता है और उसकी यानी एज सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी एंड एज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, दे प्रिजाइडेड ओवर द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इट इज डॉक्यूमेंटेड नाउ, सिर्फ सजा होना बाकी, एक आखिरी मौका उनको मिला है। दे शुड हैव रिजाइन्ड, इंस्टेड ऑफ रिजाइनिंग, वो आके फिर भी चीख करते हैं। तो क्या अब आप किस फोरम को तस्लीम करते हैं? क्या आप समझते हैं कि हम कोई बैनुल अक़वामी इदारों में जाएं? आपके सामने फैक्ट्स आ चुके हैं, एक आईनी इदारा है, उसने ये चीज सामने ले आई है कि इतने बड़े पैमाने पे बेकायदगी हुई है। यू शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेसफुली एग्जिट रादर देन मेकिंग दीज ये इस किस्म की आर्गुमेंट्स कि जी पाकिस्तानियों का पैसा, तो किसने कहा पाकिस्तानियों का पैसा इलीगल है किसी सियासी जमात को? जब आप खुद अपने बैंक अकाउंट छुपा रहे हैं, आप कहते हैं मैंने इजाजत दी, पार्टी चेयरमैन कहते हैं ये अननोन अकाउंट है, बेनामी अकाउंट है। अब दोनों में से कौन सच्चा है, आप लोग आपस में फैसला कर लें। एग्जैक्टली, ये और तजादात उठ गए हैं। मैं बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और ऐसे अहम तरीन तजाद के ऊपर अपनी राय दी। आपसे बात करना जरूरी था क्योंकि बयान सामने बात अकबर बाबर साहब का मौक़िफ़ आपने जाना। नाज़रीन, ओवरऑल आज मईशत पर और फॉरेन फंडिंग केस पे गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।